हेलो दोस्तों, हिटर स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज क्लास है हिंदी वर्णमाला की। हिंदी वर्णमाला की क्लास पहले क्लियर करा चुके हैं और अब इसके लगभग 40 प्रश्न हैं, उनको हम करेंगे और देखते हैं कि आप लोग 40 प्रश्न में से कितने प्रश्न सही कर पाते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है ध्वनि, और उस ध्वनि को हम क्या कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है ध्वनि, और उस ध्वनि को हम क्या कहते हैं? उस ध्वनि को हम कहते हैं वर्ण। क्या कहते हैं उस ध्वनि को? उस ध्वनि को हम वर्ण कहते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा वर्ण, ऑप्शन नंबर डी। दूसरा प्रश्न है, वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? तो जो वर्ण होते हैं, जो हमारी वर्णमाला लिखी होती है आ से ज्ञा तक, इस सीरियल को ही हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को, ये सारे वर्ण जो हैं एक व्यवस्थित समूह में दिए होते हैं, तो इसलिए वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, निम्न में से कंठ्य ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? जो ध्वनियाँ हमारे कंठ से निकलती हैं, यानी कि कंठ से जो ध्वनियाँ निकलती हैं वो कौन सी होती हैं? वो होती हैं का वर्ग की। तो आप देखिए यहाँ पे का वर्ग कौन सा है, तो इसमें आ जाता है आपका का, ये इसमें दिया हुआ है, तो का और खा। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। चौथा प्रश्न कहता है कि स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। क्या पूछ रहा है कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? तो आपके मूर्धन्य व्यंजन कौन से होते हैं जिसमें हमारी जो जिह्वा होती है मुड़ जाती है। जब वर्ण को बोलते समय हमारी जिह्वा मुड़ जाए तो उन्हें हम क्या कहते हैं? मूर्धन्य व्यंजन कहते हैं। ऐसे कौन से व्यंजन हैं? ऐसे व्यंजन ड और ठ है। इनको बोलते हैं तो हमारी जिह्वा मुड़ जाती है। बोल के देखिए, ड, जिह्वा हमारी ऊपर के हिस्से को टच कर रही है, तो इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पांचवा प्रश्न, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? अब अल्प प्राण वर्ण कौन से होते हैं? तो आपको बताया गया था कि अल्प प्राण वे होते हैं जिनको बोलने में कम समय लगता है। जैसे क, अब क है, जैसे क खा, ग घा, ऐसे बोलते हैं ना। तो का को बोलते समय हमारा जो समय है वो कम लगता है, लेकिन खा को जब हम बोलेंगे तो थोड़ा समय ज़्यादा लगता है। इसी तरह जब हम गा को बोलेंगे तो थोड़ा समय कम लगेगा, और घा को बोलेंगे तो ज़्यादा समय लगेगा। तो इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क और ग। निम्न में से नासिक के व्यंजन कौन से हैं? तो नासिक के व्यंजन कौन से होते हैं? जिनको बोलते समय नाक की सहायता ली जाती है, उसे नासिक के व्यंजन कहते हैं। ऐसा व्यंजन आपका कौन सा है इन चारों ऑप्शन में से? वो है आपका इया, जिसमें नाक की सहायता से इसे बोला जाता है। सातवां प्रश्न कौन सा है, ए और अ वर्ण क्या कहलाते हैं? अब जो आपका ये स्वर है ए और अ, ये वर्ण कौन से आपके कहलाते हैं? तो ये आपके कहलाते हैं कंठ तालव्य। कौन से होते हैं? कंठ तालव्य। इनको बोलते समय हमें जो आवाज़ निकलती है वो कंठ से निकलती है। आठवां प्रश्न कौन सा है, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? तो अयोगवाह जो वर्ण हैं, जो अयोगवाह वर्ण हैं, ये आपके दो स्वर हैं। कौन से? अंग और आह, ये आपके अयोगवाह हैं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 9, निम्न में बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है? द्वित्व व्यंजन कौन सा है? तो इसका आपका हो जाएगा दिल्ली। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली। इसमें द्वित्व व्यंजन है। द्वित्व व्यंजन का मतलब क्या होता है कि आधे अक्षर के साथ पूरा अक्षर जुड़ा हो। जैसे अगर जो ता होता तो यहाँ पे ता, बड़ा ता होता। आधा अगर जो का है तो पूरा भी का होता। इस तरह से आपका इसमें द्वित्व व्यंजन हो जाएगा दिल्ली वाला ऑप्शन। इसमें ला आपका द्वित्व व्यंजन है इस तरह से। अब प्रश्न नंबर 10, सा श स ह कौन से व्यंजन होते हैं? तो आपके जो ये चार व्यंजन हैं, ये कौन से व्यंजन कहलाते हैं? तो ये आपके हो जाते हैं संघर्षी, जिनको बोलने में संघर्ष पैदा होता है, उन्हें हम संघर्षी व्यंजन कहते हैं। जैसे बोलिए आप शा बोलिए, तो देखिए इसको बोलने में थोड़ी सी
इसको बोलने में थोड़ा संघर्ष करना पड़ता है। जहाँ पे जिस चीज़ को बोलने में थोड़ा हल्का सा संघर्ष लगे वहाँ पे क्या होता है, संघर्षी व्यंजन होता है। तो ये आपके चारों संघर्षी व्यंजन हैं। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं। अब आपकी ये नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हो जाएंगी, तो इसमें देखना ही नहीं है, सीधा ऑप्शन ए लगा दीजिए। आपका ये ख और पहला वर्ग हो गया का और खा, तो ये पहले वर्ग के ये दो जो वर्ण हैं ये होंगे आपके अघोष, और बाकी के गा घा ड़ा ये आपके हो जाएंगे घोष। तो इसी तरह से देखिए कि चा छा ये भी आपका नहीं होगा, चा छा ये भी आपका नहीं होगा, और टा और ठा ये दूसरा है ये भी नहीं होगा। इसके बाद में आता है पा फा, देखिए पा पा और फा, उसके बाद में क्या होता है पा फा बा भा मा। तो इसमें जो है, एक मिनट, पा फा बा भा और मा, इसमें आपका जो पहला है पा और फा ये दोनों हो जाएंगे अघोष और ये तीनों हो जाएंगे घोष। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी जो दिया है, ऑप्शन सी जो है आपका ये हो जाएगा अघोष। कौन सा अमानक वर्ण है, तो इसमें कौन सा अमानक वर्ण है, तो आप देखिए जो खा है, देखिए आप खा धा और भा, इन तीनों में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन ये जो भा बना है इसमें डिफरेंस है, इसलिए अमानक वर्ण आपका ये हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14, क ग ज फा ध्वनियाँ किसकी हैं, तो ये आपकी हो जाएंगी अरबी फारसी ध्वनियाँ। कौन सी हो जाएंगी, अरबी फारसी ध्वनियाँ। 15वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न पूछता है कि हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो सीधा सा ऑप्शन है आपका 52। छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है, तो जो छा ध्वनि है ये आपके संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आता है। कौन से, संयुक्त वर्ण, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 17वां प्रश्न क्या कहता है, हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। जो छ आपका है ये कौन सा वर्ण है, एक तो संयुक्त वर्ण है, संयुक्त वर्ण है। ये किसके किन अक्षरों के मेल से संयुक्त अक्षर ये बनता है छा, तो ये बनता है आपका का प्लस शा, इसलिए इसका जो क्रम होगा वो होगा आपका का ध्वनि के बाद, किसके बाद, का, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा का। 18 प्रश्न, ज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना हुआ है, तो ज्ञा जो है आपका ये संयुक्त वर्ण है, ये आपका संयुक्त वर्ण है, और ये किसके संयोग से बना हुआ है, तो ये बना हुआ है आपका जा और इया के संयोग से। प्रश्न नंबर 19, अघोष वर्ण कौन सा है। अभी आपको पिछले प्रश्न में बताया गया कि जो किसी भी वर्ग के पहले और दूसरे अक्षर ये अघोष होते हैं और बाकी के तीनों घोष होते हैं, लेकिन इसमें इसमें जो आपके आखिरी के जो 4 अक्षर होते हैं श स और ये तीनों आपके कौन से होते हैं, अघोष होते हैं, इसलिए ऑप्शन में सा दिया हुआ है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा 19 का डी। 20, घा का उच्चारण स्थान कौन सा है, घा का उच्चारण स्थान हो जाएगा आपका कंठ। ये किस में आता है, का वर्ग में। का वर्ग के जितने भी वर्ण हैं उनका उच्चारण स्थान कंठ होता है। प्रश्न नंबर 21, इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है, तो संयुक्त व्यंजन जो दो व्यंजनों के सहयोग से बने उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो आपने देखा कि जो ज्ञा है ये आपका संयुक्त व्यंजन है, और ज्ञा किसके संयोग से बनता है, तो ये बनता है आपका जा और इया के संयोग से। ठीक है, तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है। किसी भी वर्ण को बोलते समय अगर जो हमारी जिह्वा जो है वो दांतों को स्पर्श नहीं करती है तो वो दंत व्यंजन नहीं होंगे। अगर किसी भी वर्ण को बोलते समय
हमारी जिह्वा जो है दांत को स्पर्श करेगी, दांतों को स्पर्श करेगी, तो वे सभी दंत व्यंजन होंगे। तो इसमें आपका जो टा है, इसमें जो आपका, जी हाँ यही होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा टा। इसे बोलते समय हमारी जिह्वा जो है दांत को स्पर्श नहीं करती, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा टा। जिन शब्दों के अंत में, अगला प्रश्न है, जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? तो जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें हम अकारांत शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें हम अकारांत शब्द कहते हैं। प्रश्न नंबर 24, छा वर्ण किसके संयोग से बना है? तो आपको अभी पिछले प्रश्न में बताया था कि छा वर्ण जो है आपका का और शा के संयोग से बना है, और इसका जो क्रम है वो का के बाद आता है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 25, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल कितनी संख्या है? जब हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या पूछी जाए तो कितनी हो जाएगी? 13। और अगर जो स्वरों की संख्या पूछी जाए, सिर्फ स्वरों की संख्या पूछी जाए तो कितनी है आपकी? 10 है। निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है? प्रश्न नंबर 26 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? तो ये आपका आ ये भी स्वर है, ऊ ये भी स्वर है, ये भी स्वर है, और आपका ये इया ये आपका व्यंजन है, ये स्वर नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। 27वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन टा वर्ग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन टा वर्ग नहीं है? तो इस 27वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका डी। कौन सा? डी। घा जो है आपका टा वर्ग का अक्षर नहीं है। ये किस वर्ग का है? ये आपका का वर्ग का वर्ण है। प्रश्न नंबर 28, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की कुल संख्या आपकी 33 है। कितनी है आपकी? 33। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 29वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? जिसको पश्च स्वर में क्या होता है, जब किसी हम वर्ण को बोलते हैं तो हमारे मुख के पिछले हिस्से से जब आवाज़ निकलती है, जब ध्वनि निकलती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? पश्च स्वर कहते हैं। ऐसा आपका कौन सा है? ये आपका हो जाएगा बड़ा आ। कौन सा है? बड़ा आ। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 30 में निम्नलिखित में से कौन अयोगवाह है? तो निम्नलिखित में से कौन अयोगवाह है? तो इसमें हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए। विसर्ग जो होते हैं आपके अयोगवाह होते हैं। प्रश्न नंबर 31, छा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? जब जो छा ध्वनि है ये आपकी आती है तालव्य में। निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं? जो व्यंजन किन्हीं दो व्यंजनों के सहयोग से बने होते हैं उन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। आपका छा जो है संयुक्त व्यंजन है, शा आपका संयुक्त व्यंजन नहीं है, त्रा आपका संयुक्त व्यंजन है, ज्ञा आपका संयुक्त व्यंजन है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 33, तालव्य व्यंजन है। तालव्य व्यंजन कौन से हैं? तो तालव्य व्यंजन आपके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर चा। चा वर्ग जो है चा, छा, जा, झा, या ये आपके तालव्य व्यंजन है। प्रश्न नंबर 34, या रा ला वा, या रा ला वा किस वर्ग के व्यंजन हैं? तो ये आपके अंतःस्थ व्यंजन हैं। ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछ लेता है कि अंतःस्थ व्यंजन कौन से हैं? तो आपके या रा ला वा ये जो चारों वर्ण हैं ये आपके अंतःस्थ व्यंजन हैं। प्रश्न नंबर 35, अनुनासिक का संबंध होता है। तो अनुनासिक का संबंध क्या होता है? नाक और मुंह दोनों से जो
वर्ण बोले जाते हैं उन्हें हम अनुनासिक वर्ण कहते हैं, अनुनासिक व्यंजन कहते हैं। इसलिए अनुनासिक का संबंध होता है नाक और मुंह दोनों से। प्रश्न नंबर 36, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? तो अनुनासिक व्यंजन वो वर्ग के पंचमाक्षर जो होते हैं वो अनुनासिक व्यंजन होते हैं। जैसे इया, ये आपका वर्ग का जो है पांचवा अक्षर है, सॉरी ये चा वर्ग का पांचवा अक्षर है, इसलिए ये अनुनासिक व्यंजन है। प्रश्न नंबर 37, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है। तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? आपको पिछले ही प्रश्न में बताया है कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है। अगर जो पूछे कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है तो आप वहां पे ऑप्शन 13 लगाएंगे। प्रश्न नंबर 38, कंठयोष्ठ ध्वनि का उदाहरण है। कंठयोष्ठ यानी कि कंठ और ओंठ दोनों से जो ध्वनि बोली जाती है या ध्वनि निकलती है उसे हम क्या कहते हैं? कंठयोष्ठ ध्वनि का उदाहरण उसे हम मानते हैं। तो ऐसा आपका कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, और। प्रश्न नंबर 39, भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम है। भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो यह इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। इसमें क्या है? पहले तो आपकी आती है ध्वनि, फिर होता है शब्द, फिर होता है पद, फिर होता है वाक्य, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 40, निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ से लेकर मुख विवर में उच्चारित व्यंजन ध्वनियों का सही अनुक्रम है। तो आपका प्रश्न नंबर 40 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पहले आता है आपका कंठ, फिर होता है तालव्य, फिर होता है वत्तर्ष, फिर होता है दंत, फिर होता है आपका ओष्ठ। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 41, आज की क्लास का अंतिम प्रश्न नंबर 41, प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? तो प्रयत्न के आधार पर जो आपकी ध्वनि है ला, ये किस प्रकार की ध्वनि है? तो ये आपकी हो जाएगी पार्श्विक ध्वनि। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, पार्श्विक ध्वनि।